नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक को लेके। कुछ लोग बहुत परेशान हैं पिछले हफ्ते जैसा कि मार्केट के अंदर एचडीएफसी बैंक ने 8 से 10% तक का डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया। वहीं एक ही दिन में बैंक निफ्टी भी 4.5% तक गिरा। निफ्टी 50 ने भी ऑलमोस्ट 2.5% तक का डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों ये हुआ बेसिकली। इसकी वजह है एचडीएफसी के जो दिसंबर 2023 के 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स, उसमें इवन दो बैंक ने नेट प्रॉफिट अच्छा एक्सपीरियंस किया, इवन एनालिस्ट तक बीट किए, बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो एनआईएम पिछले 2 क्वार्टर से जो थोड़ा-सा डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर रहा है। Recent one was 3.4 and even before that it was 3.65। और एनआईएम जैसी जितनी भी टर्म्स हैं हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। बट ये वीडियो का मेन पर्पस उन सभी एचडीएफसी के क्यूरियस इन्वेस्टर्स के लिए है, जो समझ नहीं पा रहे वो भी इसमें होल्ड करें या पोजीशन बनाएं या उसको सेल ऑफ कर दें। थोड़ा सा पैनिक जरूर है, बट इस वीडियो में हम उन सभी फैक्ट्स के बारे में बात करें कि एचडीएफसी आपको आज के टाइम होल्ड करें, बाय करें या सेल ऑफ करें। सो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। हम बात करेंगे और बहुत सारी एचडीएफसी के बारे में बहुत सारी चीज़ों पर। तो जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे स्टॉक एडवाइजर्स एडवाइस दे रहे थे कि एचडीएफसी तो भाई 2200 से 2300 का टारगेट देके चल रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ एचडीएफसी बैंक के अंदर। एंड उसका रीजन भी था कि जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ, उसको लेके थोड़ी-सी थोड़ी-सी बातें चल रही थी कि भई क्या होगा अभी, बैंक का। बट एक चीज़ बता दूँ मैं, कभी भी अगर कोई मर्जर होता है, इवन जैसे कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का हुआ है, तो वो जो अभी बैंक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज़ में जा सकता है कुछ टाइम के लिए, बट ऐसा नहीं कि भई यहाँ से बैंक रिकवर नहीं करेगा। तो जिसने अपना अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर, इवन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इवन फॉर सम एक्चुअली इन्वेस्टेड इन एचडीएफसी बैंक, फॉर मे बी 15-20% गेन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स पीरियड। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट वो अभी भी अपनी होल्डिंग्स एचडीएफसी के अंदर बनाए रख सकते हैं। ऐसा ऐसे कुछ पैनिक वाली बात नहीं है भाई। आप अपना थोड़ा सा समय दीजिए इसको, सारी चीजें सही होगी। एंड जो पोजिशनल जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स जो 2 से 3 या 4 महीने का व्यू पॉइंट लेके चले हैं, वहाँ पे क्या पता आपको वो रिटर्न जो आप चाहते हैं वो ना मिले, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अभी भी स्टॉक के अगर टेक्निकल्स देखें तो अभी भी कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर एक ऊपर से नीचे चल रहा है। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, स्टॉक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव आज से 2-3 साल के बाद का देख रहे हैं, तो वो आराम से अपने घरों में बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। राइट। एंड अगर आपको थोड़ा-सा और थोड़ा-सा बी यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको थोड़ा-सा केयरफुल होना है तो उस केस के अंदर आप अगर स्टॉक थोड़ा-सा 1400 के आस-पास आता है, वो एक अच्छा बाइंग ज़ोन है। आप कंसीडर कर सकते हैं उसमें स्टॉक को कुछ कुछ पोजीशन ऐड करने के लिए। एंड जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो थोड़ा-सा वेट करें। दे कैन एक्चुअली जो थोड़ा-सा जो ट्रेडिंग ज़ोन है, उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस बना के एक स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं, बट वो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा अभी। और जैसा मैं आपको बता दूं, ओवरऑल एचडीएफसी बैंक को लेके और ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ इंडिया राइट नाउ, जो अभी जो सीन है, वो अभी इलेक्शंस होने हैं 2024 में। इलेक्शंस के अंदर यूजुअली आप एक सेंटिमेंट्स गवर्नमेंट हमेशा हाई रखना चाहती है कि भाई स्टॉक मार्केट अगर सही है तो ओवरऑल जो जो आई मीन इकोनॉमिकल काइंड ऑफ जो आपका वो है, वो आपका सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहना चाहिए। सो इवन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसके साथ साथ जब जब पोस्ट इलेक्शंस यूजुअली 20-25% का गेन मार्केट एक्सपीरियंस करती है। यू नो और इसके साथ साथ अगर मार्केट को 20 से 25% ऊपर जाना भी है, तो अकेली निफ्टी 50 तो भागेगी नहीं भाई। उसको साथ चाहिए कहीं ना कहीं निफ्टी 50 जो उसका दोस्त है। निफ्टी 50 के अंदर जो एचडीएफसी बैंक, अगर आप सरप्राइज होंगे, बट उसकी 40% तक होल्डिंग है, इवन आई मीन निफ्टी 50 के अंदर। सो निफ्टी 50 को डेफिनेटली सपोर्ट करना होगा, निफ्टी 50 को ऊपर जाने के लिए। और एचडीएफसी बैंक कोई ऐसा कोई 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 पेनी स्टॉक है नहीं भाई। और कोई कोई छोटा मोटा बैंक है नहीं। आप इस वन ऑफ द 6th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। एंड अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट मर्जर जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, उसके बाद ये इट हैज बिकम एक्चुअली द 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। आफ्टर इवन जेपी मॉर्गन, इससे पहले है बैंक ऑफ अमेरिका एंड बैंक ऑफ चाइना।
तो ये 3 इससे पहले हैं, बट एचडीएफसी बैंक इज़ 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और जिन्होंने अपना इसके अंदर थोड़ा-सा कैपिटल का लॉस किया है, 10 से 12% जो पिछले हफ्ते हुआ है, और जो इसे उम्मीद लेके बैठे थे काफ़ी एचडीएफसी बैंक से। तो मैं फिर वही कहूँगा, डरने वाली कोई बात है नहीं। आप आराम से बैठिए, एचडीएफसी बैंक मेबी प्रोबब्ली इन नेक्स्ट 1 ईयर ये आपको रिकवरी दिखाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी रिकवरी दिखाएगा। एचडीएफसी बैंक में अगर आपको वैल्यू बाइंग मिले तो डेफिनिटली ऐड कीजिए इसके अंदर, मे बी वही जो 1400 के लेवल पे। और यहाँ से बैंक होपफुली मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप इसका होराइज़न ले सकते हैं, और ये डेफिनिटली रिकवर करेगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी आप एक पर्टिकुलर सेक्टर और एक पर्टिकुलर थीम को लेके अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। थोड़ा-सा अपना पोर्टफोलियो थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई रखना चाहिए, एक आप सारे आप अपने अपने आई मीन अपने स्टॉक्स फाइनेंशियल सेक्टर के नहीं रख सकते, आपने एक्सिस भी खरीद लिया, आपने आईसीआईसीआई भी खरीद लिया, एंड आपने एचडीएफसी भी खरीद लिया। तो भई ऐसा नहीं है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं कल को, और कोई भी आरबीआई की ओर से ऐसी गाइडलाइन आए जो बैंक के ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकती है, तो इसमें आपका आपका पोर्टफोलियो डाउन जाना बहुत ही ऑब्वियस है। तो मेक श्योर डाइवर्सिफाई रखें अपने पोर्टफोलियो को, और एक अच्छे एक समझदार इन्वेस्टर बने। और एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें, मार्केट कैप तो है ही इसकी बहुत बड़ी, बट इसके साथ-साथ बड़े बैंक के होने के साथ-साथ इसके इसके पास 8000 से ज़्यादा ब्रांचेस ऑल अक्रॉस 3000 प्लस सिटीज इन इंडिया। सो और हर साल दे आर एडिंग अप टू 1000 ब्रांचेस एवरी ईयर। एंड इसके साथ-साथ इनका जो जो डिपॉजिट में ग्रोथ भी बहुत आई है। डिपॉजिट में ऑलमोस्ट अराउंड 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अभी जो इनकी जो डिपॉजिट है, ओवरऑल डिपॉजिट दैट हैज़ गॉन अप टू 22 लाख करोड़। सो एंड मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स कम्स फ्रॉम द कासा अकाउंट्स। कासा अकाउंट्स मैं अगर बताऊँ आपको, जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। तो इसका फ़ायदा क्या होता है अगर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, क्योंकि जो जो बैंक की बोरोइंग कॉस्ट है, मान के चलिए आपके पास आपको सस्ते में पैसा चाहिए या महँगे में पैसा चाहिए। अगर करंट अकाउंट में बैंक डोंट पे एनी इंटरेस्ट ऑन अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स में बैंक 3 से 4% कस्टमर को देता है, बट वही 3 से 4 वाला वो बाहर 12 से 15% तक भी लोन आउट करता है। तो इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो भी 19% तक जो कैगर है, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, वो भी 19.5% तक बढ़ा है पिछले 5 साल के अंदर। एंड इनके साथ-साथ अगर मैं कुछ और टेक्निकल फंडामेंटल्स के अंदर जाऊँ, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा-सा, एंड उसमें वो थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा कि एचडीएफसी बैंक एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक क्यों लेके चलता है। सो लुकिंग एट द फंडामेंटल्स फॉर एचडीएफसी बैंक, जैसे कि आपको मैंने बताया था, 11 लाख 22,1815 करोड़ की मार्केट कैप के साथ एचडीएफसी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। और अगर पीएस के साथ अगर कंपेयर करें, तो यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, आईडीबीआई एंड यस बैंक को मिला के इनसे भी ऊपर की इनकी मार्केट कैप है। तो आप लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा कि कितना बड़ा बैंक है इंडिया का। एंड कुछ पिछले टाइम में अगर इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की भी बात करें, तो यहाँ पे 85,000 मार्च 2018 में जो रेवेन्यू था वो हो गया है 1,70,000 crores, so which has been fantastic in last 5 years. Even net profit has gone from 18,000 to somewhere around like 46,000, which is close to three times more than 2018 in 2023. And sales growth में यहाँ पे even despite merger, TTM जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो सेल्स ग्रोथ है वो 59 एचडीएफसी ने एक्सपीरियंस किया, विच हैज़ बिन ग्रेट। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 17% इज देयर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। सो अगेन जो आपकी जो इक्विटी के ऊपर जो आपका रिटर्न है, सो दैट हैज़ बिन कंसिस्टेंट। सो अगर कुछ अलग कुछ और रेशियोज की बात करूं, स्पेशली लेट मी टॉक अबाउट द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैल्यूएशन पॉइंट व्यू के साथ कितना इम्प्रेसिव स्टॉक है ये। तो अभी स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 16.5 चल रहा है, जो कि इट इज काइंड ऑफ द सेम लेवल जो अराउंड कोविड के टाइम पे था। सो स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग क्वाइट लो ऑन वैल्यूएशंस। सो यस, सो डेफिनेटली इट कैन बी ए गुड बाय फॉर लॉन्ग रन। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए जो
शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि जो प्रोमोटर्स है व्हाई दे आर एग्जिटिंग। सो आई मीन द प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है 25% थी, जो जो अभी उनकी जीरो है। सो नाउ द स्टॉक इज बेसिकली द होल्डिंग हैज गोन टू एफ आई आई इज मोर। सो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, they used to be like 33%, but now they are 52%. बट सी लुक, आई मीन यहाँ पे अगर एफ आई आईज, एक बंदा सोचे कि भाई अगर एफ आई आईज कल को यू नो भाग ही जाते हैं, बैंक ही छोड़ के भाग जाते हैं, तो बैंक का क्या होगा? सी यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि इवन दो द 0.1% जो बढ़ा है वो गवर्नमेंट का भी बढ़ा है, अगर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो आपके हो सकते हैं आपके फंड हाउसेज, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज की इन्वेस्टमेंट है, और बड़ी बड़ी जो द फर्म्स है, आई मीन एल आई सी है, जो वो भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स है इन लॉट ऑफ कंपनीज। पब्लिक भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है पिछले कुछ टाइम से 14.9, नाउ इट इज क्लोज टू 17। सो एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट। In terms of cash flow has gone up since 2020 from 6,000 crore to 41,000 crore. And yes, I mean, and कुछ और important ratios जो बैंकिंग सेक्टर को स्पेशली, दैट इज एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं, मान के चलिए कि द परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन दैट द बैंक हैज गिवन आउट एंड नॉट परफॉर्मिंग। सो इवन अगर मान के चलो कि 100 रुपए दिए हैं, तो उसका 0.27 ही ऐसा है जो बैंक को उनके जो लोन टेकर है वो वापस नहीं कर रहे। सो दिस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर जितना ज्यादा बैंक का लोन डिफॉल्ट होगा, उतना ही बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्पैक्ट होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एनआईएम, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। ये वो मार्जिन है जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, जिस कॉस्ट पे बैंक पैसा उठाता है एंड द कॉस्ट पे जो बैंक पैसा देता, जो उसके बीच का डिफरेंस है, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। एंड इसके साथ साथ एडवांसेस ग्रोथ, बैंक हैज बीन एबल टू गिव लोन्स आउट टू पब्लिक एंड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। सो यहाँ पे फंडामेंटली एच डी एफ सी इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। सो लेट्स लुक एट सम टेक्निकल्स एज वेल। तो अगर एच डी एफ सी के टेक्निकल्स देखें हम यहाँ पे, तो स्टॉक यहाँ से आई मीन ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ फैब 2021 टू राइट अंटिल 2024, it has been in a consolidation zone. Stock has not been moving anywhere. So this is the area. uh, this is the area. So the stock has been consolidating from 2 years from ups and downs. So which is actually quite tiring for a lot of investors. और इवन पोस्ट कोविड अगर बात करूं, पोस्ट कोविड भी ये कहीं ना कहीं, पोस्ट कोविड के बाद भी इसने ओनली 14% ऑफ द रिटर्न दिया है। अगर मैं इट्स यूज्ड टू बी लाइक इन 1200 लेवल्स स्टॉक का प्राइस था प्री कोविड। सो बट अगर अब की बात करें हम कि स्टॉक के अंदर फर्दर पोटेंशियल्स क्या हो सकता है, इवन लुकिंग एट द टेक्निकल्स, अगर हम ये कंसोलिडेशन, सी ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन इट हैज बीन देयर फॉर अ वाइल। सो यहाँ पे 23.26%। सो हमेशा आप एज एन कंसोलिडेशन का भी एक टारगेट लेके चल सकते हैं, तो विच कैन गो अप टू I mean, let's do this. Yeah, like 2000 levels. So I don't know when it is going to happen कि 2000 पे स्टॉक प्राइस जाएगा वापस। बट अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है, वो पहला लेवल जो है, तो विच इज अराउंड हियर 1465। सो द लेवल यहाँ के आसपास अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स करता है, तो अगर यहाँ से अगर अपने प्रीवियस पीक पे भी जाता है, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, जो स्विंग ट्रेडर्स है, तो यहाँ की पीक और यहाँ की पीक का भी डिफरेंस 15% गेन है।
तो इवन इफ इट गोज बैक टू द सेम लेवल, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा स्विंग और एक पोजिशनल मोमेंटम ट्रेड हो सकता है. आई मीन दैट कुड बी न अपॉर्चुनिटी अगर वो करना चाहते हैं आप. बट इसके अलावा अगर यहाँ से स्टॉक प्राइस द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी सेम एज अ प्री कोविड लेवल, जो कि स्टॉक का था अराउंड 1293. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है स्टॉक के लिए. तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर. बट ये जो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग आई मीन स्टॉक के जो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो RSI है, that is indicating it's not been indicating a good momentum actually, and no strength so far in the stock right now is like below level. So you can basically wait, or you can definitely add if you're looking at the long term perspective, then you can definitely add more into your portfolio, but you have to wait. अगर आप वो चाहते हैं, you have to wait probably like next one year or maybe 2 years. So आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. And I mean that's about it. Nothing much, nothing is too bad. So आप बने रहिए स्टॉक के अंदर. Technicals, fundamentals, everything is intact. I mean just wait and watch. और इन सब के अलावा टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स की हमने बात कर ली। अगर मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जो ग्रुप है, उनके मर्जर के बाद द ग्रोथ पोटेंशियल फॉर एचडीएफसी ओवरऑल ग्रुप बहुत बढ़ने वाला है। उसके कुछ रीजंस है। अगर मैं बात करूं, आज एचडीएफसी बैंक सिर्फ बैंकिंग जो सर्विसेज से रिलेटेड काम कर पा रहा है। बट इसके बाद एचडीएफसी बैंक आपको इट विल बी मोर देन जस्ट अ बैंकिंग और जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट अभी भी बैंक के अंदर ओनली एक तिहाई ब्रांचेस के अंदर होम लोन जैसी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहा है एचडीएफसी बैंक। और जो एचडीएफसी जो हाउसिंग आई मीन जो हाउसिंग फाइनेंस जो जो हाउसिंग फाइनेंस करती है, उसके साथ अगर एचडीएफसी मर्ज होता तो उनके जो अभी ओनली लाइक 3 to 4% ऑफ देयर कस्टमर्स हैविंग द होम लोन्स फ्रॉम एचडीएफसी। जो एचडीएफसी बैंक के जो जो 3 से 4% ही क्लाइंट है जो एचडीएफसी से हाउसिंग पे हाउसिंग के लिए लोन ले रहे हैं। बट इसके मर्जर के बाद द पोटेंशियल फॉर द द लोन बुक विल ग्रो टू अ मैसिव स्केल। तो वो एक चीज होने वाली है मर्जर के बाद। एंड इसके साथ साथ ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंकिंग चाहिए तो आप एचडीएफसी बैंक है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आपके पास एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आपके पास आपको म्यूचुअल फंड चाहिए तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। और एचडीएफसी ओवरऑल अगर आपको हाउसिंग के लिए अगर आपको लोन चाहिए या पर्सनल लोन यू नो इवन तो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन एचडीएफसी ग्रुप प्लान कर रहा है। एंड इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, बैंक खुद ये कह रहा है कि बैंक वन ऑफ द मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट सेड तो वो हर 4 साल में एक नया एचडीएफसी खड़ा करेंगे। तो यू कैन डेफिनिटली बी वेरी पॉजिटिव एंड जस्ट वेट एंड वॉच। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। सो मर्जर के अंदर भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। अगर मर्जर के बाद आपको कुछ साल देने होंगे एंड दिस कैन एक्चुअली बिकम अ मल्टी बैगर फॉर यू। So just hold on and just wait and यही मैं कहना चाहूंगा। स्मार्ट इन्वेस्टर्स थोड़ा सा एक थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं जब मार्केट थोड़ा सा आपको है ना थोड़ा सा हिट करती है। तो यही कहना चाहूंगा, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे होपफुल। थैंक यू। तो आज हमने एचडीएफसी बैंक का आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस किया है। ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस के लिए अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो आपने लिया हुआ है अच्छी खासी क्वांटिटी में, नाउ यू आर थिंकिंग कि भाई यू आर कंफ्यूज अबाउट वेदर इट इज गोइंग टू गो। सो वी डेफिनेटली कैन गो ahead and मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड ऐसी ही ढेर सारी नॉलेज जो आपको स्टॉक मार्केट में आगे ले जा सकती है। एंड बाय 2027 वी आर एक्चुअली टारगेटिंग टू बी फाइनेंशियली फ्री भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा कि बैठे रहो उसके ऊपर सिस्टम पे एंड सारा दिन 5% गया 7 गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप स्टे इन्वेस्टेड इन द लॉन्गर रन। अच्छे पैसे वही कमाएगा मार्केट के अंदर जो टिका रहेगा। अदरवाइज स्टॉक मार्केट भाव नहीं देती ज्यादा। तो स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग रन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ऑफ दीज नॉलेज।
we'll be sharing a lot of learnings with you, and that will help you in your investing journey. So like this channel, subscribe, and share this video with your loved ones. Thank you so much.